वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपीपीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आप अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर, एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। समान नागरिक संहिता समय की मांग है, दिए गए कथन का विश्लेषण कीजिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और रिसेंटली भी ये चर्चा में चल रहा है, तो इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ये समय की मांग है और इसको हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करनी होती है कोई चीज़ तो इसका मतलब हमें उसके पॉजिटिव बातें बतानी होती हैं और नेगेटिव बातें बतानी होती हैं और एंड में हम एक कंक्लूजन दे देते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्टिंग में यूसीसी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और फिर हम आगे अपने बॉडी पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो समान नागरिक संहिता जो है यूसीसी, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित जो डीपीएसपीज हैं उसमें दी हुई है, ये आपको पता होगा। ये धार्मिक और सामुदायिक रीति रिवाजों पर आधारित जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, इनको सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और अन्य नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य कानून से बदलने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर जो पर्सनल लॉज होते हैं जिसके अंतर्गत मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इनको यूनिफॉर्म करने की बात की गई है। अलग रिलीजन के लिए अलग कानून ना हो, तो ऐसा हटाकर एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो सभी रिलीजन, सभी धर्मों पर लागू हो बराबरी से, इक्वालिटी से। ऐसा ना हो कोई धर्म के कानून अलग है, सिविल कानून अलग है और किसी दूसरे धर्म के सिविल कानून अलग हैं। राइट, तो यही हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हालांकि देश की जो विविध धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के कारण समान नागरिक संहिता का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन है, ये भारत में बहस और विवाद का विषय रहा है। ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हालांकि ये मेंशन्ड है डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, हमारे देश में, कि इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रही है। ठीक है, अब हम बताएंगे नीड क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब ये समय की मांग हो गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये धार्मिक पूर्वाग्रहों को मिटाएगा, यानी कि जो रिलीजियस बायसेस होते हैं, मनमुटाव होते हैं, लोगों के मन में एक जो धारणा बनी हुई है दूसरे रिलीजन के बीच में के प्रति, उसको मिटाएगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करेगा। जब समानता आ जाएगी तो ये हमारे देश के लिए बेहतर होगा और इससे जो रिलीजियस बायसनेस है वो सब भी खत्म हो जाएगी यूसीसी के द्वारा। दूसरा है, ये जो जटिल व्यक्तिगत कानून है, सारे रिलीजन्स के अपने अपने कानून हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, तो ये जो है ये काफ़ी आसान हो जाएगा और यूनिफाई भी हो जाएगा। और जो लैंगिक भेदभाव हमें दिखाई देता है कानूनों में, ये जो पर्सनल लॉज हैं, अगर आप सारे धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव है। तो अगर हम एक यूनिफॉर्मली सारे रिलीजन्स पर अप्लाई कर देंगे, व्यक्तियों पर अप्लाई कर देंगे रिलीजन्स को हटाकर, तो ये भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, एक धर्म तटस्थ व्यक्तिगत कानून अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह की रक्षा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप चुनने की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर ले आते हैं, ये समय की मांग हो गया है, जिससे हमारी रिलीजन न्यूट्रल पर्सनल लॉ आ जाएंगे। किसी रिलीजन को की जो उसमें रूढ़िवादिता है, जो चीज़ें उस रिलीजन में हैं, वो हमें नहीं दिखाई देंगी, न्यूट्रलिटी आएगी और न्यूट्रलिटी आने से हम इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हैं उनको भी आज
प्रॉपरली प्रमोट कर सकते हैं और लोगों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो भी बढ़ेगी। वो अपने मन मुताबिक मनपसंद से शादी या विवाह कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, इसीलिए हम इसको यूसीसी को समय की मांग कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो यूसीसी के माध्यम से ये भी हो सकेगा। साथ में एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम एक सेक्युलर रिपब्लिक है, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये है कि हर इंसान अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन एक तरह से अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें इक्वालिटी लाने के लिए हमें यूसीसी को लाने की आवश्यकता है। और इससे समाज में एकता और सद्भावना को भी बढ़ावा मिलेगा, यूनिटी आएगी लोगों में, जब लोग एक ही कानून के अंतर्गत लोगों को रखा जाएगा। और हमारे जो नीति निर्माता थे उन्होंने भी डीपीएसपी में इसको इसीलिए रखा गया था कि आगे आने वाले समय में इसको हम लागू कर सकें। तो शायद अब वो समय आ गया है जब हमको यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ इसमें समस्याएं भी हैं, कुछ नेगेटिविटी भी हमें दिखाई देती है। नेगेटिव पॉइंट्स वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें एनालाइज करना है और हमें दोनों एस्पेक्ट्स देने होंगे, बैलेंस आंसर देना होगा, सिर्फ एक ही पक्ष का आपका आंसर नहीं होना चाहिए। पहला हो जाएगा कि हमारा जो संविधान है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सीमित हो सकती है। एक रूपता लागू करने से देश की जो विविधता है, जो देश की डाइवर्सिटी है, वो भी खतरे में पड़ सकती है। विविध पहचानों को पोषित करने वाली जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें भी विरोधाभास पैदा कर सकती है। यानी कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है ये क्या करता है, ये करता है कि जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी डाइवर्स आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें हम अपने देश को ऊपर रखें और उनके कॉन्ट्रडिक्शन को कहीं ना कहीं ये ख़त्म करता है हमारा सेक्युलरिज्म, क्योंकि हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या है। फिर है एक सर्वमान्य संहिता का मसौदा जो है, इसको तैयार करने के लिए भी हमें चुनौती दिखाई देती है कि इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा जिसको सभी लोग मान लें। आपको पता है कोई भी कानून अगर सरकार लेकर आती है तो इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, कोई भी कानून सभी लोग मान लें ये संभव नहीं है, या मेजॉरिटी मान ले वही बड़ी बात होती है। तो अगर हम ऐसा सर्वमान्य लेकर आए जिसको मेजॉरिटी ही मान ले, तो वैसा कानून, ऐसा मसौदा, ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना भी एक हमारे सामने समस्या के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों की अपनी अलग चिंताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यावादी जो दृष्टिकोण है उन पर उसको कहीं थोप ना दिया जाए और उनकी जो पहचान है कहीं उसका क्षरण ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक डर बना हुआ है। उसके बाद लॉ कमीशन ने 2018 में कहा था कि जो हमारा यूसीसी है उसको अभी लागू करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बजाय इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने का इन्होंने सुझाव दिया था कि जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई किया जाए, और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात नहीं की थी। तो ये भी एक हमारा इशू हो जाता है। उसके बाद जो यूसीसी का मुद्दा है इसमें हमको कई ज़्यादा राजनीतिकरण देखने को मिलता है, तो ये भी इसमें समस्या का विषय हो जाता है। तो हमने पूरा विश्लेषण कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं बैलेंस फॉर्म में, या फिर हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब समय की मांग भी है लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, तो क्या करा जाना चाहिए। तो हमारा वे फॉरवर्ड एक बैलेंस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें हम बताएंगे कि हम दीर्घ अवधि में यूसीसी का क्रमिक परिचय कर सकते हैं, यानी कि हम ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन कर सकते हैं लंबे समय में। एकदम से यूसीसी सब पर थोप देना अभी फिलहाल सही नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, संहिताकरण की प्रक्रिया में समता और समानता को हमें प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि इक्विटी और इक्वालिटी, सभी लोगों को हमें इक्वल रखना है। ऐसा ना हो कोई माइनॉरिटी वाला इंसान छूट जाए या फिर महिलाएं छूट जाएं या कोई भी दूसरा वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी का छूट जाए। यूसीसी के कार्यान्वयन में समावेशी परिदृश्य को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव आउटलुक। कोई भी अगर सरकार योजना लाएगी तो उसमें इंक्लूसिविटी ज़रूरी है कि ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो। व्यक्तिगत कानूनों पर सार्वजनिक बहस और चर्चा जिसमें समीक्षा शामिल होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सार्वजनिक बहस का आयोजन करवा सकते हैं जिसमें स्क्रूटनी हो, समीक्षा हो सके कि क्या क्या कमियां हैं जो हमारे पर्सनल लॉज हैं। तो उसके हिसाब से हम धीमे धीमे समय के साथ चीज़ों को लागू कर सकते हैं। अगर यूसीसी भी लाना है तो वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसमें ये हमारी स्क्रूटनी हेल्प करेगी। हम नागरिकों के बीच में यूसीसी की
समझ और स्वीकृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है और वो अपने सोचते हैं कि उनका रिलीजन जो है वो इससे आहत हो सकता है, इसलिए उनके जो विचार हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता क्या है कि लोगों को सही तरीके से समझाया जाए और यूसीसी के बारे में बताया जाए। इस तरह से हम कुछ सजेशंस दे सकते हैं या फिर वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, या तो आप इन्हीं पॉइंट्स को कंक्लूजन में कर एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। कंक्लूजन आपको हेडिंग नहीं डालनी है, इन्हीं को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच हो जाएगा और हमने एनालाइज भी कर दिया और हमें क्या करना चाहिए वो भी हमने पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।